दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के इस चैनल पर, जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप इग्नू और NIOS से रिलेटेड फर्दर इम्पॉर्टेंट मटेरियल को भी आसानी से प्राप्त करते रहें। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इग्नू के प्रोग्राम BA जनरल के कोर्स भारत सरकार और राजनीति, जिसका कोड है BPSC 132। ये असाइनमेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में असाइनमेंट के हर क्वेश्चन के आंसर को डिक्टेट किया जाएगा, यानी बोला जाएगा, ताकि आपको असाइनमेंट बनाते समय कोई भी समस्या ना हो। तो आइए शुरू करें। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, और अगर नहीं है तो आप इसे इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 2 क्वेश्चन हैं। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में देना है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ये था हमारा प्रश्न, और अब हम आ रहे हैं इसके उत्तर पर। भारतीय राजनीति के अध्ययन में गांधीवादी दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान में गांधीवादी अवधारणा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला आम विषय सामाजिक आंदोलन एवं सत्याग्रह है। इसमें भारतीय राज्य की आलोचना, स्वराज की अवधारणा, सांप्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव तथा विकेंद्रीकरण, पंचायती राज संस्थाएं या 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। विकास पर गांधीवादी प्रभाव एवं बहस इत्यादि शामिल हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण का प्रयोग गांधीवादी बुद्धिजीवियों जैसे चरण सिंह, लोहिया एवं अन्य समाजवादी नेताओं पर होने वाले प्रभाव के अवलोकन करने में आता है। लोहिया एवं चरण सिंह ने औद्योगिकरण पर हमला किया तथा लघु उद्योगों एवं ग्राम उद्योगों का पक्ष लिया। यद्यपि चरण सिंह गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन वे कुछ मुद्दों पर उनसे असहमत भी थे। उदाहरण के लिए उन्होंने गांधी के सहकारी कृषि व्यवस्था के सिद्धांत का विरोध किया था। यद्यपि वे कृषि में सेवाओं की सहकारिता के समर्थक थे। लोहिया पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव उनके समाजवादी मॉडल में दिखाई देता है। उन्होंने नेहरूवादी विकास के मॉडल की आलोचना की थी। उनके ऊपर गांधी के विचारों जैसे कि सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह तथा आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव अत्यधिक पड़ा था। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार राज्य मुख्य तौर पर आत्मविहीन मशीन की तरह है, जो कि बलपूर्वक साधनों का इस्तेमाल करता है। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य इस बात को समझने का प्रयास करता है कि राज्य को सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत है। वास्तव में वे राज्य के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे राज्य का कम उपयोग करने के समर्थक थे। राज्य की भूमिका पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भी पूरी की जा सकती है। राज्य को सिर्फ न्यूनतम कार्य करने चाहिए। गांधीवादी इस लोकतंत्र का समर्थन करते हैं जहां लोगों के पास सत्ता हो तथा वे निर्णय निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकें। विशेषकर विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गांधीवादी अवधारणा ने इस प्रकार से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को समाप्त करने में मदद की है। इसका उल्लेख इतिहासकार भी बार बार करते हैं, विशेषकर नौआखली दंगों के संदर्भ में। नौआखली में गांधी जी ने अपने प्रयासों से दंगों पर काबू पाने में सफलता हासिल की थी। गांधी जी ने धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने या हिंसा पर काबू पाने में इसके प्रभाव की महत्ता बताई है। इतिहासकारों ने गांधीवादी विधि को
नौ आखली सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के अध्ययन में प्रयोग किया। इसके बावजूद कि गांधी जी की आलोचना हिंदू एवं मुसलमान दोनों ने की थी, भीखू पारेख ने नौ आखली दंगों को आंतरिक संबंधों, व्यक्तिगत पीड़ा, भूख हड़ताल आदि की दृष्टि से देखा था और इनकी राजनीतिक असफलता सांप्रदायिक सद्भाव को प्राप्त करने में मिली थी। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य ये विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से विभिन्न समुदायों को सांप्रदायिक परिस्थिति से निकालकर एक साथ लाया जा सकता है। 1974 में गुजरात में आंदोलन का अध्ययन करने में, जो कि मूल्य वृद्धि के विरुद्ध था, घनश्याम शाह ने सत्याग्रह की भूमिका का जिक्र किया है। खासकर लेवी के खिलाफ इस आंदोलन को छात्रों ने चलाया था, जिनकी प्रमुख गांधी जी मेस में खाने के बिल में वृद्धि होना तथा भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, महंगाई, गैर राष्ट्रीयकरण, नागरिक स्वतंत्रता भी इसमें शामिल हो गई थी। इस आंदोलन के मुख्यमंत्री थियन भाई पटेल को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया था। बाद में यह आंदोलन जेपी के आंदोलन से भी जुड़ गया था। 1975 में इसी आंदोलन ने देश में आपातकाल थोपने की भी पृष्ठभूमि प्रदान की थी। कुछ विद्वान किसानों के आंदोलन में सत्याग्रह एवं अहिंसा के महत्व को भी रेखांकित करते हैं एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में भी गांधीवादी सुब्बा राव और पीवी राजगोपाल और जयप्रकाश नारायण ने चंबल के डकैतों को समर्पण करने के लिए गांधीवादी तरीकों का प्रयोग किया। उन्होंने उनसे हिंसा समाप्त करके अहिंसा का रास्ता अपनाने, युवाओं को जेपी आंदोलन, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उसमें शामिल होने तथा आपातकाल के विरुद्ध उनको लामबंद किया था। दोस्तों, यहाँ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। इसका उत्तर भी हमें 500 शब्दों में ही देना है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए उत्तरदायी दृष्टिकोण के मूलभूत तत्वों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है 1980 के मध्य में राज्य की वापसी पर अधिक जोर दिया गया, लेकिन उदारवादी एवं धारणा के प्रभाव के अंतर्गत संरचनात्मक, कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि में राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया। बजाय राज्य के इस व्यवस्था के कुछ संस्थाएं विद्यमान हैं, जिसमें राजनीतिक दल, हित समूह या राजनीतिक समाज संगठन शामिल हैं। ये सामाजिक संरचना जैसे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, आदिवासी इत्यादि के साथ विचार विमर्श करते हैं। जब ये आपस में विचार विमर्श करते हैं तब ये कुछ कार्य भी करते हैं या इनके विचार विमर्श के बाद कुछ प्रक्रिया उभर कर सामने आती है, जहां संगठन के विभिन्न भाग आपस में टकराते हैं, सहयोग करते हैं तथा आम सहमति पर पहुंचते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक व्यवस्था या संस्था कायम होती है। इसमें राजनीतिक संस्थाएं, आमतौर पर राजनीतिक दल, प्रभावी दबाव समूह, विधायिका एवं कार्यपालिका शामिल होती हैं। वास्तव में ये अवधारणा ही भारतीय राजनीति में लगभग 4 दशकों तक 1950 से लगातार कायम रही थी। इन्हें हम राजनीतिक लामबंदी, हित व्यक्त तथा हित एकत्रीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र के प्रतिशील होने के संदर्भ में प्रक्रियाएं भी लोकतांत्रिक हुई हैं, जिसमें लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। उदारवादी अवधारणा लोगों की राजनीतिक सहभागिता की पक्षधर हैं तथा लोगों को जनतंत्र या लोकतंत्र में भाग लेने से उनका राजनीतिकीकरण होता है। 1960 के अंत तक जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी,
जिसमें निम्न वर्ग को प्रभावित किया गया था। प्रक्रिया अभी तक जारी है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की परंपरागत एवं सामंती राजनीति व्यवस्था का पतन हुआ एवं स्वतंत्रता तथा समानता का समावेश हुआ। इसके अतिरिक्त 1970 और 1980 में विभिन्न राजनीतिक आंदोलन, नागरिक समाज की संस्थाओं का उदय तथा बहु सांस्कृतिकवाद ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया तथा सभी संस्थाओं को भी मजबूती प्रदान की। उदारवादी अवधारणा का तीसरा प्रमुख तत्व है मूल्य अर्थात स्वतंत्रता, मानव अधिकार एवं समानता। ये मुख्य रूप से व्यक्ति एवं सामुदायिक अधिकारों से संबंधित है। राज्य का ये कर्तव्य है कि वे कमज़ोर वर्गों, जातिवादी समूहों एवं अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करें। हालांकि उदारवादी अवधारणा व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता की वकालत करता है, लेकिन ये सामुदायिक सुरक्षा, विशेष तौर पर उनकी भाषा, संस्कृति एवं लेखनी की सुरक्षा की भी वकालत करता है। लोकतांत्रिक अधिकार बिना इनकी रक्षा के बचाया नहीं जा सकता है। खासकर भारत जैसे देश में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उदारवादी उपागम भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थावादी उपागम का एक बदला हुआ प्रकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब उदारवादी दृष्टिकोण को भारतीय राजनीति के अध्ययन में प्रयोग करते हैं तो उसे हम व्यवस्थावादी अवधारणा भी कहते हैं। व्यवस्थावादी उपागम व्यवहारवादी आंदोलन से उभरकर सामने आया था। इसे डेविड ईस्टन ने एवं जेम्स एस कोलमैन ने सर्वप्रथम शुरुआत की थी। विशेषकर 1950 एवं 1960 में विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए ये रूपरेखा आधुनिक विकास की रूपरेखा के रूप में भी जानी जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य था विकासशील देशों या समाजों के आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के विकास का अध्ययन करना। इस अवधारणा के अनुसार विकास का परिप्रेक्ष्य अर्थव्यवस्थावादी विकास की अवधारणा से अलग था। अर्थशास्त्रीय विचार के अनुसार विकास का मतलब है विकास दर या आधारभूत ढांचे का विकास। दोस्तों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हो गया है। अब हम हैं तीसरे प्रश्न पर। ये प्रश्न दूसरे भाग का पहला प्रश्न है और यहाँ से हमें हर प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो लेते हैं तीसरा प्रश्न। आंदोलन के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। उत्तर है, मार्क्सवाद निम्न वर्गों के प्रति सहानुभूति रखता है, जिसमें खेती मजदूर, मजदूर या किसान शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ग शोषण को समाप्त करना है। मार्क्सवादी अवधारणा वर्गों की भौतिक स्थिति के अध्ययन पर विशेष जोर देता है तथा इसके संबंधों पर भी जोर देता है एवं उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास करता है। उनके प्रयासों में सामूहिक कार्यवाही एवं आंदोलन शामिल हैं। यद्यपि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भारत में विभिन्न समाज के वर्गों के आंदोलन के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रमुख प्रयोग किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन पर विशेष तौर पर किया जाता है। ये आंदोलन औपनिवेशिक एवं उत्तर औपनिवेशिक काल के समय के हैं। इनमें कुछ उदाहरण यहाँ प्रमुख रूप से दिए जा रहे हैं, जिसे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है। किसान एवं कृषक आंदोलन। यद्यपि कृषक एवं किसानों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर भी है। कृषक एक सामान्य वर्ग या श्रेणी है, जबकि किसान खेती करने वाले लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन एवं संसाधन हैं। कृषक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य कृषि में वर्गों का पहचान करना, वर्ग गठन की प्रक्रिया, सामाजिक एवं आर्थिक संबंध, कर्ज, सामाजिक उत्पीड़न की प्रकृति तथा आर्थिक शोषण की प्रकृति इत्यादि का पता लगाना है। कृषकों की स्थिति का अध्ययन करके उनकी मांगों को उठाने तथा राज्य की भूमिका का पता लगाने में इसका प्रमुख योगदान है। औपनिवेशिक भारत में कृषक आंदोलन में
मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ने निम्न वर्गों की पहचान की है: वो किसान जो जमींदारों की जमीन पर काश्तकारी करते हों, जमींदार, साहूकार एवं औपनिवेशिक सरकार के अफसर। यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है। अब हम ले रहे हैं अपना चौथा प्रश्न। इसका उत्तर भी हमें 250 शब्दों में ही देना है। चौथा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ बताइए तथा उनकी उत्पत्ति का पता लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर है, संविधान सभा में इसके ऊपर बहस भी हुई थी कि अधिकारों को दो भागों में बांटा जाना चाहिए: न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित, या मूल अधिकार एवं निर्देशक सिद्धांत। ये राज्य को दिशा निर्देश देते हैं ताकि सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाई जा सकें। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि 4 सदस्यों ने निर्देशक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एवं राव के अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा KT साहू, इन सब में BN राव सबसे प्रभावशाली थे। नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव के बाद हुई थी, जिसमें सामाजिक एवं राष्ट्रवादी विचारों को शामिल किया गया था। जैसा कि आपने इकाई संख्या 5 में पढ़ा होगा, सप्रू समिति ने ये सुझाव दिया कि अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए: न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित। यहाँ तब की उपसमिति ने भी उन सुझावों को सही माना था। निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा के समय राज्य की भूमिका पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार उन पर संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य सहमत थे। इन प्रावधानों में हिंदू दृष्टिकोण एवं गांधीवादी विचारों को भी शामिल किया गया था। संविधान सभा में गंभीर विचार विमर्श के पश्चात संविधान के भाग 4 में इन सिद्धांतों को शामिल किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची इस प्रकार है: अनुच्छेद संख्या, विषय राज्य की 36, राज्य की परिभाषा 37, इन भागों में दिए गए सिद्धांतों को लागू करना। 38, राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। 39, राज्य को कुछ नीतियों का पालन करना। 39A, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 40, ग्राम पंचायतों का गठन करना। दोस्तों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हो गया है। अब हमें अपने 5वें प्रश्न पर, मूल अधिकार क्या है, व्याख्या कीजिए। 5वें प्रश्न का उत्तर है, संविधान सभा ने संविधान में सुझाव शामिल करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया था। उनमें से एक समिति वे थी जिसे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं जनजातीय अधिकारों के ऊपर अपने सुझाव प्रस्तुत करने थे। इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति को विभिन्न उप समितियों में विभाजित किया गया था। इनमें से एक उप समिति मौलिक अधिकारों पर भी थी। इस समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये समिति समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों का प्रतिनिधित्व, या जिसमें महिलाएं अमृत कौर एवं हंसा मेहता भी शामिल थीं। इस समिति का सबसे प्रमुख निर्णय था मौलिक अधिकारों को न्यायोचित मानना एवं न्यायीकृत अधिकार स्वीकार करना। इस समिति के सुझावों को संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया, जब संविधान सभा में इनके ऊपर चर्चा कर ली गई थी। मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं, अर्थात सभी नागरिक कानून के अंतर्गत समान हैं। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है, संगठन बनाने का अधिकार है तथा आंदोलन करने का समान अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता यदि ये कानून के मुताबिक हों। दूसरी विशेषता, अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति एवं लिपि को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की अनुमति है। मूल अधिकार वास्तव में व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हैं तथा अल्पसंख्यक समुदाय को भेदभाव, राज्य कार्यवाही एवं पक्षपात से सुरक्षित रखा जाता है।
संविधान में 3 अनुच्छेद व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए। दोस्तों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हो गया। अब शुरू होने वाला है प्रश्न संख्या 6 और ये प्रश्न हमारे खंड 3 का पहला प्रश्न है। इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में देने हैं। तो लेते हैं छठा प्रश्न। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संसदीय उपकरणों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है संसद का एक महत्वपूर्ण कार्यपालिका पर नियंत्रण है। इसके लिए कई प्रकार के उपाय मौजूद हैं। संसद की कार्यवाही के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल का निर्देश देते हैं। प्रश्न पूछना किसी भी सदस्य का संसदीय अधिकार होता है, चाहे वे किसी भी पार्टी का हो। प्रश्न पूछने किसी भी सदस्य का उद्देश्य प्रशासन की कमियों को बताना है तथा सरकार को सही नीति अपनाने को मजबूर करना। यदि नीति पहले से ही बनी हो तो उसमें उचित संशोधन करना। यदि किसी सदस्य अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है तो वे पीठासीन अधिकारी को जनता के हित अपनाकर प्रश्न मानकर उन पर चर्चा की मांग कर सकता है। यह था प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। अब हम हैं प्रश्न नंबर 7 पर। स्वतंत्रता के बाद के काल में वर्ग यानी क्लास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है वर्ग जाति से अलग है। जाति की तरह वर्ग वंशानुगत नहीं है। ये किसी धर्म से भी प्रतिबंधित नहीं है। वर्ग किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से संबंधित है। वर्ग किसी भी व्यक्ति के आर्थिक पहलू के साथ संबंध से जुड़ा है। ये किसी समूह के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा उनका वितरण से जुड़ा हुआ है। यद्यपि वर्ग आर्थिक श्रेणी है, लेकिन इसका संबंध गैर आर्थिक पहलुओं जैसे जाति, जनजाति या धर्म से भी है। मार्क्सवादी भाषा में 2 ही वर्ग होते हैं, गरीब एवं अमीर। जो अमीर वर्ग है वे संसाधनों का मालिक है तथा गरीब वर्ग संसाधनों से वंचित है। 7वें प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निर्जातियों यानी ट्राइब्स की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। उत्तर है निर्जातियां ट्राइब्स की कुछ विशेषताओं की पहचान की गई है। यहाँ पर बात नोट करने की है कि निर्जातियां समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं, इसलिए उनकी विशेषताओं में भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। पहली विशेषता, परंपरागत तौर पर निर्जातियां पहाड़ी इलाकों एवं जंगलों में पाई जाती हैं। दूसरा, इन इलाकों में खेती मुख्यतः पारिवारिक परिश्रम का हिस्सा है। तीसरा, वे खेती के परंपरागत साधनों का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, निर्जातियों के पास विकसित बाजार नहीं है ताकि वे अपना माल बेच सकें। पांचवा, महिलाएं इन इलाकों में गैर जनजाति समाज की महिलाओं से ज़्यादा समानता पाती हैं। छठा, निर्जाति समुदाय का मुखिया अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक भूमिका अदा करता है। 8वां प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम हैं 9वें प्रश्न पर। जेंडर एवं विकास के संबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जेंडर पर आधारित असमानताओं मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के कारण हैं तथा संस्थाओं में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों के प्रतिनिधित्व की कमी भी इसका मुख्य कारण है। ये बात सही है, यदि महिलाओं को शिक्षित बनाया जाए, उन्हें धार्मिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए तथा उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए तो उनके लिए समानता प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि आर्थिक स्वतंत्रता जेंडर आधारित भेदभाव को कम करने में मदद करती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें पितृसत्तात्मक मूल्यों से भी बदलाव करना पड़ेगा, अर्थात पुरुषों, महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को एक साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, अर्थात ये सब मानवीय प्राणी हैं। अब हमें अपने 10वें प्रश्न पर यानी इस असाइनमेंट का आखिरी प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है भारत में राजनीतिक दलों को 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है, शोधकर्ताओं शैक्षिक द्वारा तथा दूसरा भारत के चुनाव आयोग द्वारा। पहला, राजनीतिक दलों को उनके समर्थन
नीतियां एवं विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत करता है। चुनाव आयोग इन दलों को विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को 3 भागों में वर्गीकृत करता है। राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल तथा क्षेत्रीय पंजीकृत दल हैं। इस परिभाषा में राज्य पार्टी वे कहलाएगी जिसने किसी राज्य में पिछले 5 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियां की हों और उसने आम चुनावों में 4% सीटें जीती हों तथा 3% राज्यों के चुनाव में सीटें जीती हों। दोस्तों, यहाँ हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। आशा है कि ये असाइनमेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह से आगे फर्दर असाइनमेंट NIOS और इग्नू से रिलेटेड असाइनमेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए असाइनमेंट के साथ।